ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और अब ये कथा अपनी समाप्ति की तरफ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 2 दिन तक मैं ऋषिकेश में घूमता रहा। तीसरे दिन मैंने ऋषिकेश के लिए रेलगाड़ी पकड़ी और वहां से अमृतसर के लिए बस में बैठा। मैं हमेशा सिखों के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर जाना चाहता था। बाबा जी सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब का बहुत आदर करते थे। स्वर्ण मंदिर का हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा वह मुख्य केंद्र है जहां इस पुस्तक की पूजा की जाती है, जिसे सिख गुरु और भगवान के समान मानते हैं। सोने के गुंबदों वाले हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा प्रारंभ किया गया था और 5वें गुरु अर्जुन सिंह द्वारा पूर्ण किया गया था। यह एक प्राकृतिक सोते के जल से भरी अमृतसर यानी कि अमृत का तालाब नामक झील के मध्य में स्थित है। अमृतसर शहर का नाम इसी झील के नाम पर पड़ा है। यह बाघा के पास पाकिस्तान की सीमा के निकट है। मैं भोर की बेला में मंदिर गया। हरमिंदर साहब के रागियों द्वारा ग्रंथ साहिब के मर्म स्पर्शी गायन ने मेरे हृदय को गहरे आनंद में डुबो दिया। जिस घट प्रेम न संचरे सो घट जान बसान। पवित्र ग्रंथ को प्रणाम करने के बाद मैंने मीठा कहाड़ प्रसाद पाया और प्रांगण से बाहर चला आया। बस पकड़कर मैं दिल्ली आया। वहां मैंने सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर आरक्षित डिब्बे में चेन्नई के लिए टिकट खरीद लिया। यह एक थका देने वाली 2 दिन की यात्रा थी, जिसमें मैं बहुत कम सो सका। धनवान और प्रभावशाली व्यक्तियों को नहीं मालूम कि गरीब तबके के साधारण नागरिक कैसे यात्रा करते हैं। यह एक दुखी सपने के समान है। चेन्नई आकर मैं बसंत विहार की दिनचर्या में रम गया। पहले तो यह कठिन था, परंतु बाद में यह दिखावा करके के तनाव से मुक्त हो गया कि मैं ऋषिकेश केवल छुट्टी मनाने गया था और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं घटा था। उस साल अक्टूबर से मैंने सुना कि कृष्णमूर्ति अस्वस्थ थे, पर फिर भी भारत आ रहे थे। आगमन के बाद पहले वे कुछ बौद्ध विद्वानों से चर्चा करके वाराणसी गए। उनमें से एक थे पंडित जगन्नाथ उपाध्याय। उन्होंने बाद में महायान के ग्रंथ कालचक्र तंत्र का विवेचनात्मक संस्मरण निकाला। कालचक्र तंत्र के मैत्रेय बौद्ध की शिक्षाएं माना गया है। इस समय तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधान भी भाग लेने वाले विद्वानों में से एक थे। कृष्णमूर्ति के प्रश्नों के कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सके। क्या कुछ पावन, कुछ शाश्वत है भारत में, दुनिया के इस भूभाग में? अगर है तो दुनिया का यह भूभाग इतना भ्रष्ट क्यों है? लेकिन यह स्पष्ट था कि वे अस्वस्थ थे और मृत्यु के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। और इस प्रश्न पर कि मृत्यु के बाद क्या होता है। भारत आने से पहले सानेन स्विट्जरलैंड में वे कह चुके थे, घाटी अलविदा कह रही है। सानेन में वार्ता के दौरान उन्होंने कठोर उपनिषद की निचिकेता की कहानी अपने ढंग से कही। उस बालक की कहानी जो मृत्यु के घर कई प्रश्नों के उत्तर पाने गया, जो उन्होंने 1929 में लिखा था, वही फिर उनकी विचारधारा के केंद्र स्थान में था। जब कृष्णमूर्ति मरेगा, जो कि अपरिहार्य है, तब लोग अपने मन में नियम बनाने लग जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति कृष्णमूर्ति ने सत्य को अपने सामने प्रस्तुत किया था। अतः आप मंदिर बनाएंगे, फिर आप धर्मानुष्ठान बनाएंगे। अगर आप मेरे ऊपर बड़े प्रतिष्ठान बनाएंगे, मुझ व्यक्ति के ऊपर, तो आप उस इमारत में फंस जाएंगे, उस मंदिर में, और आपको एक और शिक्षक की आवश्यकता होगी जो आपको इस मंदिर से निकाल सके। लेकिन मानव मस्तिष्क ऐसा है कि आप उस शिक्षक के आसपास एक और मंदिर बनाएंगे और इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। वे अपने ऊपर बने प्रतिष्ठानों के झकझोरने और तोड़ने का भरसक प्रयास करते रहे थे, लेकिन उनके अलावा कोई भी उन मंदिरों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनमें वे सुरक्षित महसूस करने के आदी हो गए थे।
नवंबर में जब वे ऋषि वैली पहुंचे तो बुरी तरह थक चुके थे और उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। चिंताजनक रूप से उनका वजन कम होने लगा था। ऋषि वैली में अपनी अंतिम वार्ता को उन्होंने अंतिम प्रदर्शन लास्ट शो कहा। ऋषि वैली के विद्यार्थियों और शिक्षकों से चर्चाओं में वे बारंबार उनसे ठोस उदाहरण देने को कहते रहे और कैसे वे अन्य स्कूलों से भिन्न थे, पर ऐसा लगता है वे उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। 22 दिसंबर को वार्ताओं के लिए वे चेन्नई आए। उनका वजन और भी कम हो गया था और उन्हें तेज बुखार था। वे सोच रहे थे कि क्या वे वार्ताएं दे पाएंगे या नहीं। अंतरंग साथियों को यह स्पष्ट हो गया था कि वे नाजुक रूप से बीमार थे और बीच बीच में उनके स्वयं के संकेतों से यह तस्वीर सामने आ रही थी कि उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी। सार्वजनिक वार्ताओं में पूर्व धारणाओं से ग्रसित मस्तिष्क वाले उन लोगों के मर्म तक पहुंचने के लिए उनके बारे में उन्होंने एक बार कहा था, हे भगवान, क्या पीढ़ी है। आवश्यक ऊर्जा के अलावा उन्हें अपने नाम वाले प्रतिष्ठान से संबंधित लोगों में से आत्मसंतुष्टि और मिथ्याभिमान को बदलने के कठिन कार्य का सामना भी करना था। पर्दे के पीछे उत्तराधिकार की मांग शुरू हो गई थी। फाउंडेशन को विसर्जित करने की लड़ाई में हारने के पश्चात, क्योंकि एक भी प्रमुख सदस्य विसर्जन के पक्ष में नहीं था और वे सब अपने अपने पदों पर सुरक्षित थे, तब कृष्णमूर्ति ने अपने को प्रतिष्ठान से यह कहकर अलग कर लिया कि वे अब किसी फाउंडेशन के सदस्य नहीं थे। यद्यपि मैं उस समय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का सदस्य नहीं था, पर स्वयं कृष्णमूर्ति ने एक अच्छे मित्र द्वारा कहलवा भेजा कि मैं उस विशेष सभा में उपस्थित रहूं, जिसके अंत में उन्होंने उनके नाम से चलने वाली सभी संस्थाओं से अपने को अलग कर लिया। मुझे 3 दिन पहले कह गए उनके वे शब्द याद आए जो उन्होंने उस समय कहे थे, जब मुझे पहली बार उनसे अकेले मिलने का अवसर दिया गया था। अगर तुम कुछ दिनों यहां रहोगे तो देखोगे कि शायद मैं इसे भी छोड़ दूंगा, जब मेरे लिए यह सब सहन करना बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। वे इस बात से इतने गंभीर थे, चिंतित थे कि कोई अपने को उनका उत्तराधिकारी स्थापित कर लेगा कि उन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की नियमावली में यह वक्तव्य जुड़वा लिया। किसी भी परिस्थिति में फाउंडेशन या उसके द्वारा संचालित कोई भी संस्था या उसका कोई सदस्य अपने को कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का विशेषज्ञ कहकर संबोधित नहीं करेगा। इस अवधि में परिस्थितियां मुझे कृष्णमूर्ति के निकट ले आई, क्योंकि वे कृष्णमूर्ति मुख्यालय के पुराने लोगों और फाउंडेशन के पुराने सचिव को भी हटाने में सफल हो गए थे। अतः नए लोग रोजमर्रा का प्रशासन चलाने के लिए मुझ पर काफी निर्भर थे। कृष्णमूर्ति द्वारा नियुक्त नए सचिव राजस्थान से अवकाश प्राप्त आईजीपी श्री महेश सक्सेना अभी अभी आए थे और उन्हें सहायता की काफी आवश्यकता थी। कृष्णमूर्ति स्वयं मुझसे स्नेह करते थे और उन्होंने मुझे अपने सोने के कमरे में आने की खुली छूट दे रखी थी। वास्तव में वे पुरानी व्यवस्था के लोगों को अपने आसपास नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आगे से वार्ता के लिए मैं कमरे से मंच तक उनके साथ चलूंगा और वार्ता शुरू होने से पहले माइक्रोफोन का लेपअप उन पर लगाऊंगा और वार्ता समाप्त होने पर उतारूंगा भी मैं ही। उनका वजन कम होता रहा और बुखार बढ़ता रहा। डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी वार्ता के दौरान उन्हें 104 डिग्री तक बुखार होता था, लेकिन इसके बावजूद बोलने में स्पष्टता की हल्की सी कमी के अलावा, जिसे लोग शायद ही भाप पाए, वे वार्ताओं में हमेशा की तरह प्रभावशाली और तीक्ष्ण थे। उन्होंने यह वार्ता उस वाक्य से शुरू की, वह जो कह रहा है, क्या आप लोग उसमें भाग लेंगे? और उसका अंतिम वाक्य क्या था? यह अंतिम वार्ता है, क्या आप लोग कुछ देर शांति से बैठना चाहेंगे? ठीक है सर, थोड़ी देर चुपचाप बैठिए। उस रात वे सन्निपात में थे, लेकिन अगली सुबह मैंने उन्हें अपने कमरे में आराम से बैठे टेनिसन की एक कविता को ऐसे गुनगुनाते सुना मानो वे संस्कृत में मंत्र पाठ कर रहे हो। मुझे स्पष्ट लगा कि वे ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। उनके कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता थी। उनमें से एक पुरानी कुर्सी थी। जब मैंने उनसे कहा कि वे चीजें उनके अगली बार आने तक तैयार हो जाएंगी, तो उन्होंने
अपनी कमजोर बाहों को मेरे कंधे पर रखा, मेरी आंखों में देखा और कहा, सर्कस खत्म हो गया, मैं वापस नहीं आ रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके कमरे में नीचे उतरते समय मैंने राधिका हर्षबल की सीढ़ियां चढ़ते देखा। पता नहीं क्यों मुझे लगा वे हालात को भाप चुकी थी। उस रात वे ओजे चले गए। मैं हवाई अड्डे पर उन्हें विदाई देने को उपस्थित था। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हवाई अड्डे के अधिकारियों ने उन्हें हवाई जहाज तक कार में ले जाने की अनुमति दे दी थी। यह मैंने उन्हें अंतिम बार देखा जब कार चलने लगी और वहां उपस्थित हम तीनों ने नमस्ते में हाथ जोड़े तो उन्होंने हाथ जोड़कर उसका उत्तर दिया, हमेशा की तरह शालीनता से। लगभग 1 महीने बाद 17 फरवरी 1986 को ओजे में उनका देहांत हो गया। डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया था। मृत्यु के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की गई अपनी आवाज में उन्होंने अनुरोध किया था कि उनके शरीर के ऊपर कोई विस्तृत कर्मकांड न किया जाए और उन्हें विद्युत शवगृह भेजा जाए। मुझे उस टेप की विषय वस्तु को बताने की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि वह जनसाधारण के लिए नहीं था, परंतु मैं यह बताने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा कि कृष्णमूर्ति ने उस टेप में स्वयं कहा था कि किसी को नहीं मालूम कौन सी अद्भुत ऊर्जाएं उनके शरीर के माध्यम से कार्य कर रही थी। इसके साथ ही के का प्रस्थान हो चुका था। अगले अंक में